आज से पहले मैं सुनता था कि काले कोट और सफ़ेद कोट, इन दो की बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने प्रोफेशन को ज्वाइन किया। मैं जब आया, मेरे आते आते मैंने देखा कि वाइट कोट की तो वैल्यू है, लेकिन ब्लैक कोट की वैल्यू कहीं ना कहीं आज के समय 10% भी नहीं बची है। आपको फर्स्ट डे कोई मर्डर का केस नहीं दे देगा, आपको अपने उस क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। जब मैं कॉलेज से गया तो मैंने चालान भी छुड़वाए, मैंने 200 रुपये का भी काम किया। कहीं एडवोकेट के यहाँ बताशे खाने में लड़ाई हो गई तो स्ट्राइक हो गई, कहीं वकील साहब की कार लड़ गई, स्ट्राइक हो गई। अब स्ट्राइक्स होंगी तो कोर्ट कैसे चलेंगी? बार काउंसिल क्या होती है? सभी कोर्ट तहसील, उसमें अधिवक्ता के लिए जो उनके लिए वेलफेयर में चीजें हो सकती हैं, बार काउंसिल उसी चीज की देखरेख करता है। 2.5-3 लाख लोग तो शायद इसमें वोटिंग करेंगे, जिसमें कि हम लोग 25 लोग को मेंबर बनाते हैं। अभी शायद इस बार लगभग 7 करोड़ रुपीस के आसपास सिर्फ नॉमिनेशन में फाइल हुआ है। अगर वो अधिवक्ता हित के लिए नहीं यूज होगा तो पैसा किसके लिए है? काफी जगह पे तो डायरेक्ट लैंड है जहाँ पे चैम्बर्स बनने चाहिए, जो अभी तक चैम्बर नहीं बने। मैं कानपुर देहात से अपना इलेक्शन देखता हूँ और कानपुर देहात में एक भी चैम्बर नहीं है। सबसे पहला स्टेप 76 जिले के वॉशरूम का है, चाहे मुझे अपने घर से पैसा लगाना पड़े। तो बाबा, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। साथ में ये यार 4 मेजर बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और दिल्ली की 3 मेजर फर्म्स को ये कानपुर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कानपुर के वकील हैं। और साथ में ये अभी बार काउंसिल ऑफ यूपी के कैंडिडेट भी हैं। तो मेरे साथ बाबा आज वेलकम कीजिए हमारे आज के गेस्ट पवित्र दुबे जी का। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बाबा कैसे हो आप? एकदम बढ़िया बाबा, एकदम बढ़िया। या बाबा, ये जैसे आपने अभी शुरुआत की जय श्री महाकाल से, आपके इंस्टा के बायो में लिखा है जय श्री महाकाल। महाकाल के साथ रिश्ता कैसा है बाबा तुम्हारा? मैं हमारे कानपुर में प्रसिद्ध मंदिर है आनंदेश्वर बाबा का। मैं बचपन से ही स्कूल में, जब स्कूलिंग का टाइम पीरियड था, तो मैं मंडे मंडे अपना रोज़ दर्शन करने जाता था स्कूल से। फिर मैंने जब कॉलेज में भी मैं था तो मेरे कैंपस के हॉस्टल के पीछे भी बाबा का मंदिर था, मैं वहाँ पे भी मंडे मंडे मंदिर आता था। क्यों? मेरा एक लगाव बाबा के लिए ज़्यादा समर्पित है। मैंने हमेशा से उन्हीं की राह पे चला, वो ही मेरे लिए जो भी हैं करता धरता। मैं बाबा का आशीर्वाद लेके ही हर काम करता हूँ। तो और एक तरह से ये भी देखे, जब कॉलेज लाइफ में आया तो थोड़ी छूट मिल गई कि दूर भी जा सकते हैं, तो मैं महाकाल बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ से बहुत अटैच्ड हो गया भस्म आरती से। तो मेरी एक आदत है कि मैं अपना 2 महीने 3 महीने में बाबा महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेता ही हूँ जाके। तो यार बाबा, तुम जैसे अभी जैसे पूरा का पूरा तुम्हारा इंट्रोडक्शन जो था बाबा, वो वकालत के ऊपर था कि आप एक वकील हैं। जी, तो बचपन से ही सॉर्टेड था कि वकील बनना है? एकदम बचपन से जब अपना होश संभाला था, तब से एक ही एम था, बनना वकील ही है। क्योंकि फादर को देखा, फादर का बिहेवियर देखा कि कैसे वो एक अधिवक्ता के रूप में अपने लोगों के लिए कैसे खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में था कि अगर अपनों की मदद करनी है तो शायद सबसे अच्छा प्रोफेशन है कि आप अधिवक्ता के रूप में अपनों की मदद कर सकते हैं। तो भाई, बच्चों ने अगर पिताजी आपके वकील हैं जी तो कुछ अलग सीखने को एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। जी ठीक है, डिग्री दोनों लेके आ रहे हो, आप भी लेके जी। आ रहे हो, वो भी लेके आ रहे हैं। बट जो बचपन के सालों में है, तो कुछ ऐसे डिफाइन होता है कि घर में आपका ऑलरेडी एक वकील है? एक्चुअली जब आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर से आ रहे होते हैं तो आपने कभी देखा ही नहीं होता है कि एक लॉयर फैमिली का माहौल कैसा होता है। मैं वहाँ पे पैदा हुआ। एक लॉयर का ऑफिस उसके घर में 100% होगा, चाहे सोने के लिए एक कमरा हो लेकिन उसमें आधा उसका ऑफिस ज़रूर होगा। तो सीखने को घर में ही काफ़ी चीज़ मिल जाएगी। जो भी केसेस होते हैं, आदमी अपने क्लाइंट से
या एक क्लाइंट अपने अधिवक्ता से रूबरू होता है, बात करता है, आप सुनते हैं, समझते हैं, तो शायद सीखने में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स उसका, और आप काफ़ी चीज़ें जान पाएंगे। तो भाव यार इसके बाद हम लोग जहाँ पे मिले थे यूपीएस देहरादून में, हम्म। तो वहाँ आके लॉ करने का फैसला कैसे हुआ? मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिता ने वो डिसीजन लिया कि आपके लिए लॉ जो है वो कानपुर से अच्छा है कि आप बाहर जाके पढ़ेंगे, और आपको एक नए लोग मिलेंगे, आप सीखेंगे। सीखेंगे तभी जब आप घर से दूर निकलेंगे, वरना आप घर पे ही लोगों के आसपास के लोगों से ही फंसे रह जाएंगे। तो आप जब बाहर निकलेंगे, दुनिया समझेंगे, अलग अलग लोग आते हैं। मैंने अगर देहरादून में पढ़ाई करी तो वहाँ साउथ के भी लोग थे, बंगाल के भी लोग थे, पटना के भी लोग थे, बिहार के थे, यूपी के थे, अदर अदर स्टेट, अदर अदर कंट्री के लोग थे। तो सीखने को एक अच्छा एक्सपीरियंस था उस कॉलेज से, इसलिए मेरा लॉ करने का प्रोग्राम देहरादून से फिर हो गया। वो बट जो मैं जानना चाह रहा था कि भाई लॉ में पढ़ाया क्या गया, क्योंकि भाई आपको जो लॉयर की पूरी एजुकेशन है वो कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट पे काम करने पे निर्भर करती है। अभी आप कोर्ट में नहीं हो, आप एक कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो 4-5 साल में क्या लॉयर की तैयारी करवाई जाती है वहाँ पे? वहाँ पे आपको बेसिकली जो लॉ के, एक लॉयर के एथिक्स हैं, या जो हमारा पूरा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जितना भी आपके लिए ऑर्डर्स हैं या सेक्शन हैं, आपको वो एक तरीके से पूरा समझाते हैं कि आप एज अ लॉयर कैसे वर्क करेंगे अपनों के लिए। एक लॉयर निकलने का मतलब ये नहीं है कि खाली वो एक ही जगह पे बाउंड है। वो कॉरपोरेट में जा सकता है, वो लिटिगेशन कर सकता है, वो लॉ फर्म ज्वाइन कर सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं आजकल, तो हर कंपनीज में लॉयर की ज़रूरत है। वैलिड बाबा। और जैसे आपने लिटिगेशन शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया, तो नॉन लॉयर दोस्तों के लिए कि कोई भी केस अगर कोर्ट पहुंचा है, मतलब आपने फाइल किया है, उस पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, जब कोर्ट के अंदर पहुंच गया, उसकी फाइलिंग हो गई, तो उसको लिटिगेशन कहा जाता है। सही में मतलब ओके। निकालना बाबा? मतलब कहने का मतलब भी वही सेम है। लिटिगेशन का मतलब जो कोर्ट में दौड़ रहा है, अपनी फाइल लगा रहा है, कोर्ट में अपीयर हो रहा है, वो लिटिगेशन कर रहा है। हाँ, वो मतलब उस चीज़ को लिटिगेशन कहते हैं ना। यस, कई बार होता यस। है कि शब्द को लेके जी, इंसान इतना क्लियर नहीं होता। जी। तो भाई यहाँ पे बाबा मेरे को सबसे पहले आप ये एक चीज़ क्लियर कर दो कि 2016 जब से आप कॉलेज पास आउट हुए और हम 2025 के एंड पे हैं, इस बीच लाइफ में क्या-क्या हुआ है? 2016 से जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो कॉलेज प्लेसमेंट ही हो गया, चंडीगढ़ चला गया, जस्टिस भारत भूषण प्रसून जी के पास रहा। उनके साथ एक नया एक्सपीरियंस सीखने को मिला। चंडीगढ़ माहौल में रहा। कानपुर का एक क्लीनिनेस जगह और चंडीगढ़ की जगह ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हुँ। लेकिन उस जगह को छोड़ के वापस कानपुर में आना, तो कुछ सोच के आया कि अपनी जगह को भी ऐसे ही आज नहीं तो कल बनाना है। उसको लेके अपना कानपुर में आके प्रैक्टिस चालू करी। धीमे 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 एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा समय लगा। फिर मैं कुछ अच्छी लॉ फर्म्स हैं दिल्ली की, उनके वर्क देखने लगा। फिर मैंने बैंक के पैनल्स में एडवोकेट बना। फिर मैं स्टैंडिंग काउंसिल बना स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हाई कोर्ट में। तो ऐसे करके जो 10 साल का एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो काफ़ी समय चलते 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 सफ़र ऐसा चालू किया था कि जनरल ट्रेन की टिकट लेके कैसे मैं गया हूँ, और वॉशरूम के पास भी बैठ के जाने का सफ़र मैंने किया है अपनी लाइफ में। और आज ईश्वर के, बाबा के आशीर्वाद से गाड़ी से भी चलता हूँ, और अपनों के लिए पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। ये भी ठीक है। तो देखो, जैसे इंट्रोडक्शन में 4 चीज़ें बोली थी, 3 चीज़ें आपने अभी मेंशन की। जो चौथी चीज़ थी वो बार काउंसिल के मेंबर के लिए जो आप अभी इलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिसके इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को बार काउंसिल क्या होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी, ये थोड़ा समझाओ। बार काउंसिल एक्चुअली जो जितनी भी बार्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब जितने उनको, कोर्ट हैं। जी, हाँ। जितनी कोर्ट हैं जो बार के अंडर में हैं, सभी कोर्ट तहसील, उसमें जैसे जो वर्किंग है, या अधिवक्ता के लिए, अधिवक्ता कल्याण करने के लिए जो निधि हैं या जो भी उनके लिए प्रस्ताव हैं, जो उनके लिए वेलफेयर में चीज़ें हो सकती हैं,
बार काउंसिल उसी चीज़ की देखरेख करता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स विधि छात्र हो के एक लॉयर बनने के लिए आते हैं, तो बार काउंसिल ही उनको रजिस्टर्ड एडवोकेट बनाता है। बार काउंसिल को पूरे स्टेट का अधिवक्ता को कल्याण भी करना, अधिवक्ता कल्याण के लिए काम करना है। बार काउंसिल को पूरा स्टेट वर्क देखना होता है कि उसके हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में किसी भी अधिवक्ता व्यक्ति पे कोई भी दिक्कत आती है तो बार काउंसिल स्टैंड होता है उसके लिए और उसकी पूर्णतः मदद करता है। अच्छा, तो एक तरीके से बार काउंसिल के अंडर बार एसोसिएशंस आ गई हर एक कोर्ट की। जी, जितनी भी एसोसिएशंस हैं बार्स की, वो बार काउंसिल के अंडर ही गवर्न करी जाएंगी। बार काउंसिल ही डायरेक्शन करता है कि किसी भी चीज़ का इलेक्शन हो या री इलेक्शन हो या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो स्टेट की बार काउंसिल ही उसको मैनेज करेगी। ठीक। और ये कितने टाइम के लिए होते हैं इलेक्टेड मेंबर? जैसे कि ये एक टाइम पीरियड तो एज सच 5 to 6 ईयर के आसपास का ही इसका एक टाइम है, लेकिन जैसे अभी ये 8 ईयर्स होने को आ रहे हैं, इस बार काफ़ी डिले हो गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 31 जनवरी तक इसको इलेक्शन कराने पड़ेंगे बार काउंसिल के। तो अभी कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ डिले हो गई और कहीं ना कहीं शायद बार काउंसिल की भी कमी होगी, क्योंकि अगर नए लोग को मौका नहीं मिलेगा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना ये है कि जिसका जो टेन्योर है उस टेन्योर में उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, जिससे जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हो या लोग चाहते हैं कुछ चेंजमेंट के लिए तो वो उनकी आवाज़ बने। तो बहुत कितने पहले तो ये समझते हैं, जैसे यूपी जो बार काउंसिल है इसमें कितने वकील आते हैं, कितने लोग मेंबर बनते हैं, कैसे इलेक्शन होता है और इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए हमारी। हमको ये पता चल गया बार काउंसिल क्या होते हैं, हमें पता चल गया कि बार एसोसिएशन क्या होती है। अब ये वाली पूरी अंडरस्टैंडिंग कि चुने कैसे जाते हैं और कितना बड़ा इलेक्शन है वो क्लैरिटी लेते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश स्टेट उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। उसमें 76 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको कवर करना है। बार काउंसिल में सिर्फ मेंबर के लिए कंटेस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लोगों की बात की जो आवाज़ है उसको इलाहाबाद में बार काउंसिल तक पहुंचाना सबसे बड़ा मुद्दा है। एक वकील रह रहा है बार काउंसिल इलाहाबाद से 1000 किलोमीटर दूर पे, क्या उसकी आवाज़ वहां तक पहुंच पाएगी? उसको पहुंचाना ही सबसे बड़ी बात है कि आप उसकी आवाज़ पहुंचाएं और उस बात की आप वैल्यू रखते हुए उस काम का नतीजा भी ला के दिखाएं। बार काउंसिल में 25 प्रत्याशी आपके जीत के आएंगे 333 प्रत्याशियों में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का भार उन 25 के ऊपर होता है, जो 25 को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के लिए हित में कैसे खड़े हों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ता है। हाँ भाई। 2.5-3 लाख लोग तो शायद इसमें वोटिंग करेंगे, जिसमें कि हम लोग 25 लोग को मेंबर बनाते हैं। इसमें प्रत्याशी तो 333 इस बार उतरे हैं, हर बार अलग अलग, कभी 100, कभी आज 300 प्लस पे हैं। सिर्फ 333 लोग उठ पाए हैं 2.5 लाख जो वोटिंग करने वाले वकील हैं उनमें से। तो 333 ही क्यों? और साथ में मैं मामला लीगल है जैसे देख रहा था तो मैं वहाँ से एक रेफरेंस लेना चाहूँगा। तो उसमें जो वीडी त्यागी होते हैं, जो मेन एक्टर है उसमें, जो वकील हैं, तो वो नॉमिनेशन के लिए उनको एक बंदा चाहिए होता है जो उनकी पैरवी करे या साइन करे उसमें, और वो सुप्रीम कोर्ट से वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं। तो ये वाला पूरा क्या प्रोसेस है भाई? एक्चुअली उसमें देखा ये जाता है कि आपका फॉर्म में कौन व्यक्ति आपका प्रपोज़र है। प्रपोज़र कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी एक 10 इयर्स के ऊपर की प्रैक्टिस है, बट अगर जितना अच्छा सीनियर एडवोकेट आपका प्रपोज़र होगा तो आपकी वैल्यू और रिकमेंडेशन बढ़ जाएगी। हाँ, रिकमेंडेशन किसकी आ रही है? यस, कि आपको कौन व्यक्ति रिकमेंड कर रहा है कि हाँ ये प्रत्याशी अच्छा करेगा। मिस्टर अनुराग पाठक जी वो मेरे प्रपोज़र हैं और वो सीनियर एडवोकेट भी हैं
और काफ़ी पुराने मेंबर हैं बार के। तो अगर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है तो यानी उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा कि युवाओं का साथ ये लड़का अच्छा निभा सकता है, अधिवक्ता हित के लिए कुछ अच्छी लड़ाई लड़ सकता है और अधिवक्ता कल्याण के लिए उतरा है तो कुछ अच्छा करेगा, इसलिए वो मेरे प्रपोजर बने। नॉमिनेशन आप कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है जो बार काउंसिल का एक सदस्य है अधिवक्ता के रूप में, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो बार काउंसिल का नॉमिनेशन भर सकता है। एज क्राइटेरिया कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसमें एक्चुअली स्टेट का इलेक्शन होता है, इतनी स्टेट में जाना प्लस आपके पर्सनल कांटेक्ट कितने हैं, कितने शहरों में हैं, ये इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं है। अगर आपके खाली एक शहर में 100 लोग 500 लोग जानने वाले हैं और अदर शहर के लोग आपको नहीं जान रहे हैं तो इस इलेक्शन में आप क्यों आएंगे? इस इलेक्शन में आप तभी आइए जब आपको स्टेट में लोग जानते हों, समझते हो, आपको व्यक्तिगत वो जानते हो। तो इस इलेक्शन में आने का मतलब है कि आपको अदर सिटी से भी वोटिंग होनी है, तो वहाँ के लोग भी आपको वोट क्यों दें? आपके अपने होंगे, आपको जानते होंगे तो वोट करेंगे आपके लिए। और कुछ पैसे वैसे जमा करने होते हैं? जी जी जी, इसमें जो मेंबर्स के कंटेस्ट करते हैं वो 1,75,000 रुपीज़ जमा करते हैं बार काउंसिल को, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। जो ओके। हम इलेक्शन के लिए जमा करेंगे, अभी शायद इस बार लगभग 7 करोड़ रुपीस के आसपास सिर्फ नॉमिनेशन में फाइल हुआ है और इतना अमाउंट जमा हुआ है बार काउंसिल के पास। तो ये और बार काउंसिल के पास रहेगा या ये गवर्नमेंट के पास चला ये जाएगा? पैसा बार काउंसिल के पास रहेगा। अच्छा, और अभी बार काउंसिल में ये जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स थे 25 वही होंगे ना, वही नॉमिनेशन ले रहे हैं, वही सब कुछ करता नहीं धरता नहीं है? नहीं, इसमें एक्चुअली जब इलेक्शन चालू हो जाते हैं तो उसका पूरा पावर जो वहाँ के बार काउंसिल यूपी के सेक्रेटरी होते हैं, वो रिटायर्ड जज हो सकते हैं या एक अच्छी पोस्ट के पर्सन हो सकते हैं, वो लोग इस चुनाव का पूरा संचालन देखते हैं। और ये इलेक्शन पूरा हाई कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हाई कोर्ट अपने निर्देशानुसार पूरा इलेक्शन को फुलफिल करेगा और उसी हिसाब से इलेक्शन को लड़वाएगा। ठीक है बाबा। अब एक जो बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में थोड़ी देर से घूम रहा है वो ये है कि पवित्र बाबा, आप एक संपन्न परिवार से तो आते ही हैं, पिताजी भी आपके क्रिमिनल लॉयर हैं, ठीक है, और बाकी हमने आपके बात की थी कि भाई परिवार में जज भी हैं और भी बड़ी पोस्ट में हैं और आप भी एज वकील अच्छा काम कर रहे हैं, जी ठीक है, 4 बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 दिल्ली की लॉ फर्म को कानपुर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छा, और बाकी आप समाज सुधार के काम में भी लगे ही होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो अच्छा काम ऑलरेडी हो रहा है। जी। तो ये इतना इलेक्शन में इतनी दौड़ा भागी करना, मेहनत करना क्यों? मैंने जब चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करी तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी, जो मैंने सीख के आया, मैंने वहाँ से सीखी ये चीज़ कि वहाँ की बार एसोसिएशन में एक थाली मिलती है, एक नॉर्मल थाली, एक प्रीमियम थाली। प्रीमियम थाली उनकी 50 रुपीज़ की है और नॉर्मल थाली 30 रुपीज़ की है। प्रीमियम थाली में उनके पनीर भी है, 4 रोटी भी है, चावल भी है, सारी चीज़ है, सुविधा है, लस्सी मिल रही है 30 रुपीज़ की, बहुत बड़ा गिलास उनका रहता है चंडीगढ़ में। हाँ। और मतलब आदमी की एक डाइट अगर वो कोर्ट में खा लेगा तो वो शायद 6 बजे तक नॉन स्टॉप दौड़ सकता है, और वही खाने की चीज़ अधिवक्ता के लिए 50% डिस्काउंट पे और नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो 100 रुपये की है। तो यानी कितनी अच्छी चीज़ है कि हम अधिवक्ता भाई जो चाहते हैं कि घर से टिफ़िन लेके आएँ, या घर से कभीदार हर की शादी भी नहीं हो गई है ना, हर के किसी के फैमिली में हर लोग हैं, तो अगर जो व्यक्ति बार में आ रहा है, अपनी कोर्ट में आ रहा है, अगर मेरे यहाँ एक अच्छी कैंटीन होगी, पूरे अधिवक्ता समाज के लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी कि वो 30 रुपए में भरपेट खाना कचहरी में ही खा सकता है, कोर्ट में ही खा सकता है। ठीक है, तो भाई ये तो आपने मुझे बताया बाबा यहाँ पे कि भाई अधिवक्ता कोई होनी चाहिए, बट जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सब कुछ होते हुए, सारी चीज़ें सेट होते हुए इलेक्शन लड़ क्यों रहे हो? सिर्फ खाना दिलवाने के लिए? अब इलेक्शन लड़ने का जो मोटिव है, हाँ हाँ, वो मेरा इलेक्शन मेन लड़ने का सवाल था मोटिव ये आपसे है कि मैंने कॉलेज से जहाँ से पढ़ाई करी तो मैंने एक वर्ड सुना था वहाँ पे, इंटर्नशिप प्लेसमेंट। मैंने अपने 5 साल में एक ही वर्ड
लोगों के मुंह से सुनते देखा, इंटर्नशिप इंटर्नशिप इंटर्नशिप, कहीं पे इंटर्नशिप करनी है, स्टाइपेंड चाहिए, लास्ट में प्लेसमेंट लगना है, बहुत ज़रूरी है कॉलेज प्लेसमेंट। तो क्या होता है कि जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो वहाँ तो कंपनीज आ रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने एक छोटे कॉलेज से लॉ करता है, कॉलेज देखिए सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वैल्यू आज के समय मार्केट में शायद जिसमें फीस आप ज़्यादा दे रहे हैं वो कॉलेज अच्छा है, जहाँ फीस कम है शायद वहाँ पढ़ाई और बाकी चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो उनका प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की बात नहीं होती है। तो मैं हर बार में ये एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का एक सेल लाना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको इंटर्नशिप का मौका उन्हीं के बार के थ्रू मिल सके, कुछ लोग प्लेस्ड भी हो सके अच्छी कंपनीज में। कंपनीज खाली कॉलेज में जाके प्लेसमेंट सेल के लिए वर्क करती है, मैं चाहता हूँ ये हर बार में होना चाहिए कि कंपनीज हमारी बार में भी आए और वहाँ से भी बच्चों को प्लेस्ड करे, ठीक है जिससे भाई। मौका दोनों कॉलेज के बच्चों को मिले। अगर एक पेट्रोलियम के कॉलेज के बच्चे को मौका मिल रहा है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि हमारी स्टेट में हर बार में भी एक प्लेसमेंट सेल, इंटर्नशिप सेल होना चाहिए, जिससे बच्चा वहां से भी प्लेस्ड हो सके किसी कंपनी या फर्म में। मेरा आने का जो उद्देश्य है इस फील्ड में, जो आपने क्वेश्चन पूछा, हमारे लोग बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। आज से पहले मैं सुनता था कि काले कोट और सफ़ेद कोट, इन दो की बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने प्रोफेशन को ज्वाइन किया, मैं जब आया, मेरे आते आते मैंने देखा कि वाइट कोट की तो वैल्यू है, लेकिन ब्लैक कोट की वैल्यू कहीं ना कहीं आज के समय 10% भी नहीं बची है। मुझे जो वकील, जितने मेरे वकील दोस्त हैं जो शुरू कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है पर्सनली, वो ये है कि शुरुआत में वकीलों को पैसा ही नहीं मिलता। जी, और ये मेरे को ऐसा लगता है ये वकीलों द्वारा वकीलों का शोषण है, ये क्योंकि बात भाई आपकी मैं कहीं ना कहीं काटूंगा नहीं, ये बात आपकी एकदम सही है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। मैं अभी एक दौर पे था और उस ज़िले में, मैं ज़िले का भी नाम नहीं बता सकता हूँ, मैंने देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे लैया चना या समोसा वगैरह अपने चैम्बर में लेके जा रहे थे। तो मैंने उनको रास्ते में रोका, मैंने कहा कि पवित्र दुबे जब आएगा तो ये लैया चना और समोसा लाने का ट्रेंड ख़त्म कर देगा। अच्छा, कि वकील जो हैं, जो अभी हायर्ड वकील हैं, वे लोग समोसे लेने, ये चना वना लेने, चाय लेने, इसके लिए जा रहे हैं मतलब। जूनियर्स को भेजते हैं हाँ। कि जाइए लैया चना ले आइए, जाइए समोसा ले आइए। एक मुझे ऐसा लगता है कि एडवोकेट लैया चना और समोसा लाने के लिए नहीं बनता है, वो किसी का कल्याण करने के लिए या एक अपनी सोच को साझा करने के लिए एक अधिवक्ता बनता है। और अगर वो लैया चना और समोसा लाने में अपना समय निकालेगा तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जनरेशन जो लॉयर की होगी वो कहीं पीछे चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो लैया चना समोसा लाने का जो उनका, एक्चुअली उनका मोटो नहीं है बट उनकी मजबूरी है कि उनको एक सीनियर का सहारा चाहिए, जिससे वो 4-5 हज़ार रुपये महीने के अपने कमा रहे हैं, तो उनको एक साधन मिल जाता है चलने के लिए। तो वही चीज़ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर मेरी ओर से युवा अधिवक्ता वृत्ति योजना आएगी तो मैं हर युवा जो 5 साल तक के लिए, मैं उसको 5 हज़ार रुपये प्रति माह से लेके 8 हज़ार रुपये प्रति माह तक की पैसे दिलाने की बात करूंगा, जिससे कि उसका अपना एक जीवन यापन चलने में दिक्कत ना आए। एक हॉल में टेबल चेयर होगा तो वो अपने केस भी लड़ सकता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा जूनियर के लिए कि वो अपना समय इन चीज़ों की जगह अगर वो किसी सीनियर की क्रॉस या चीफ इन चीज़ों को सुनने में निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा ही मिलेगा लाइफ में। लेकिन एक नए फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए जो जॉब करना चाह रहा है, एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा है, उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है। आप भी बेस्ट जो बता पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 5 से 8 की तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 8 हज़ार मिल जाए, बट जब काउंटर पार्ट और प्रोफेशन के इतना अच्छा कमा रहे हैं तो कम से कम एक नए लॉयर को भी तो 20,000 रुपये के आसपास तो मिलना चाहिए। भाई ऑफिसर ऑफ लॉ हो तुम। एक्चुअली ये जो वर्ड है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये वर्ड सिर्फ ऑफिसर इन द कोर्ट ही है ये। हम्म।
वो जैसी कोर्ट के बाहर निकला उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया गया। कोर्ट के अंदर भी तो नहीं की वैल्यू जीरो और ही कर कोर्ट दी के अंदर भी उसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं। हाँ। क्यों? देखिए, जब आप अपने आप को एक ऑफिसर के निगरानी में रख रहे हैं कि मैं एक ऑफिसर हूँ, हमें कोई गवर्नमेंट सुविधा भी नहीं दे रही है, ना गवर्नमेंट हमारे लिए उस बेसिस पे कोई वर्क कर रही है, उसके लिए हम अपनी ही लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम्म, अगर एक कॉलेज से बच्चा निकला हुआ लॉ करने के बाद वो अपने आप को चाहता है कि वो 20-25 हज़ार कमाए, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट आज के समय इतनी फर्म्स है, इतनी एलपीयू हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, इंटरव्यू देंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अभी इतने छोटे बच्चे हैं, जाते हैं, उनकी उम्र 23-24 साल होती है सिर्फ जब वो लॉ फर्म में जाते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। अगर उनको सैलरी 50,000 रुपये मिल रही है तो कम से कम में 5 लाख रुपए का काम फर्म उनसे करवाती है, तब उनको 50,000 देती है। अच्छा, उनको भी ऐसा लगता है कि हम कहीं और जाएंगे तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, कम एज में ही 50,000 मिल जा रहा है, बट आप सीमित हो जाएंगे एक समय के बाद। अगर आप 5,000 से चालू करेंगे तो धीमे धीमे एक दिन 50,000 पे आएंगे, एक दिन आप 1 लाख पे आएंगे, 2 लाख पे आएंगे, 5 लाख पे आएंगे, 10 लाख पे आएंगे। लेकिन आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होंगे तो आप 50,000 से चालू करके 5 करोड़ पे नहीं आ जाएंगे, आप 1 लाख पे आएंगे, आपके 5 साल चले जाएंगे, आप 5 साल के बाद आप 2 लाख पे आएंगे, फिर ऐसे करते करते आपकी एज 60 हो जाएगी और आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा 4-5 लाख रुपए महीने की होगी। लेकिन आप किसी के अधीन काम कर रहे होंगे, आपको बताएगा भी कैसे करना है क्या नहीं, डाटा भी जाएगा, सब चीज़ें। तो मेरा कहना यही है अपने युवा साथियों के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अपने केस खुद उठाना। अपना केस उठाना। मैं आप लोगों की मदद के लिए योजना लाऊंगा और उस योजना को फुलफिल करूंगा। आपको मंथली वृत्ति दिलवाने का मेरा काम होगा, जिससे कि आप अपने केस उठाइए और आपको बार की ओर से अगर 5,000 मिल रहे हैं तो आप अपना एक खर्चा चला सकते हैं। ओके। 5 साल बाद आप इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। 5 साल में एक स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा मेरे 3 से 4 लाख रुपए जाएंगे बाहर के, लेकिन वो बच्चा भविष्य बन जाएगा उस जिले का। हम लोग जो करना चाहते हैं वो भविष्य बनाने के लिए हैं कि आज नहीं, लेकिन आप 20 साल बाद देखेंगे तो हमारी बार बहुत आगे जा चुकी होंगी। तो अपने युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि मेहनत भी आपकी होगी और फल भी आपका होगा। अब बाबा, थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है ये वाला। अब एक प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे मेजर लगती है कि भाई जैसे पॉडकास्ट है हमारा, हाँ, मैं कह सकता हूँ कल ऐड चला सकता हूँ कि भाई साहब मेरे पॉडकास्ट में आइए, गारंटीड गुड कॉन्वर्सेशन, गारंटीड गुड कंटेंट, गारंटीड कि यू विल डू दिस। मतलब मैं प्रॉमिस के साथ ओवर प्रॉमिस भी कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक रहा। हाँ, बट जो लॉ एज अ प्रोफेशन है, इसमें जो एडवर्टाइजिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। आप बहुत चीज़ों को लेके खुद को प्रमोट नहीं कर सकते हो। Obviously. ये नहीं कह सकते हो कि भैया कैसा ही केस हो मैं निकलवा के दूंगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। या आप एकदम खुल के नहीं बता सकते मैंने इतने केस जिता दिए, ऐसे ऐसे को बिल्कुल, जिता दिए। बिल्कुल। तो ये पहली बात कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है नए लॉयर के लिए। दूसरा, आप खुद को प्रमोट नहीं कर सकते, है ना। और तीसरा, इतने बड़े वकील वहाँ बैठे हुए हैं, लॉ प्रेमाइसिस के अंदर कोई घुस जाए तो चारों तरफ उसको घेर लिया जाता है। अब ऐसे में एक बेंच लगाया हुआ नया वकील केस कैसे उठाए? सबसे पहली चीज़ है भरोसा और विश्वास। जब तक आपके सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करेगा तो वो केस क्यों देगा। आपको फर्स्ट डे कोई मर्डर का केस नहीं दे देगा, आपको अपने उस क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। जब मैं कॉलेज से गया तो मैंने चालान भी छुड़वाए, मैंने 200 रुपये का भी काम किया, मैंने एक पेपर इलाहाबाद पहुंचाने का 3,000 रुपये लेके वो भी काम किया है। तो आप छोटा छोटा काम करते हैं, फिर आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। आदमी को चाहिए रिजल्ट, अगर आपने उसको रिजल्ट देके फुलफिल कर दिया तो आपने उसका भरोसा जीत लिया। आप जब 4-5 साल काम करते रहते
एक दिन ऐसा आता है कि आपको कोई ना कोई एक अच्छा केस मिलेगा जिससे आप अपनी फेस वैल्यू बनाएंगे और वहीं से आपका रिजल्ट चालू हो जाएगा। हाँ, वो तो 2-3 चीज़ें जो आपने बड़ी अच्छी बोली। एक युवा जो अधिवक्ता है उसके लिए पहली बात तो भाई छोटा-बड़ा काम मत देखो। जी 200 रुपए का काम है या 2000 का काम है वो करो, बड़ा केस नहीं मिलेगा, छोटे छूट-मूट जो मिले वो पकड़ो और एक भरोसा बनाने की। बिल्कुल क्योंकि भाई ये होता है ना कि भाई अगर एक का आपने डाइवोर्स केस हैंडल किया तो उसके आजू बाजू जो भी होंगे वकील, मेरे को जितना समझ में आता है बिल्कुल बाय रेफरेंस आते हैं ऑब्वियस कि भाई मैं किस वकील के पास अपना केस लेके जाऊंगा जिसके पास मेरा कोई दोस्त, मेरी पहचान का कोई व्यक्ति गया हुआ है। बिल्कुल तो पहले तो ये वर्ल्ड ऑफ माउथ बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है किसी भी नए वकील के लिए, तो ज़रूर। बिल्कुल अब यहाँ से एक थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जिसके बाद कि हम इलेक्शन पे आएंगे कि ढेर सारे वकील हैं अभी देश में, भर भर के वकील हैं, और तब भी जितने नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। आई थिंक करोड़ों में है अब जो केसेस आराम से। पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों भाई? इतने देखिए- वकील मिलके भी न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है भाई? देखिए उसमें अब मैं कहीं ना कहीं इसमें अगर मैं देखूं एक युवा अधिवक्ता के नाते, तो देखिए कोर्ट अपना वर्क कर रही है, लेकिन अब कहीं एडवोकेट के यहाँ बताशे खाने में लड़ाई हो गई तो स्ट्राइक हो गई, कहीं वकील साहब की कार लड़ गई स्ट्राइक हो गई। अब स्ट्राइक्स होंगी तो कोर्ट कैसे चलेंगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा एक तरीके से कि अब स्ट्राइक अपने आप तो होती नहीं है, जी। हमेशा एसोसिएशन जिम्मेदार होती जी। है उस पर्टिकुलर कोर्ट की। जी तो एक कुछ हद तक, एक बड़ी हद तक जितने केसेस पेंडिंग हैं उसके लिए अपार्ट फ्रॉम द लॉ जो कि जी। बार बार चांस देता है कि आप अपील कर सकते हो, उसके अलावा एसोसिएशन भी जिम्मेदार है इतने ढेर सारे केसेस फाइल होने के लिए। देखिए अब एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, देखिए एसोसिएशन क्या होता है, वो अधिवक्ता का जो समूह होता है उसको चैनलाइज्ड करके उसको प्रेजेंट करता है। और जब एक शहर का पूरा अधिवक्ता चाहता है कि आज स्ट्राइक हो जाए और इस समस्या की वजह से, तो बार एसोसिएशन का काम ही ये है अधिवक्ता हित के लिए खड़ा होना, तो उनकी मजबूरी है। कभी एक्चुअल में स्ट्राइक का मतलब लगता है कि हाँ स्ट्राइक सही हुई है, लेकिन ये नहीं है कि लड़ाई नोएडा में हुई है और स्ट्राइक सहारनपुर में चल रही है, लड़ाई दिल्ली में हुई है स्ट्राइक कानपुर में चल रही है। अगर ऐसे करके अधिवक्ता एक दूसरे के लिए, अधिवक्ता का खड़ा होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि एक अदर स्टेट में अधिवक्ता पे कोई नॉर्मल बात आई है जिसका कुछ भी लेन देन नहीं है और उसके लिए पूरा इंडिया में स्ट्राइक चलने लगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान है। मतलब वो नुकसान हमारी पीढ़ी के लिए है, वकील के लिए भी तो है क्योंकि उसको भी तो तभी वकील पैसे के लिए मिलेंगे ना जब है। पेशी होगी। जो व्यक्ति आया है केस में उसको 2 महीने की बाद की डेट मिल रही है, अब वो 2 महीने तक क्या करेगा? कहीं ना कहीं पेंडेंसी से हमारा देश पीछे जाएगा। आप अदर कंट्रीज में देखिए, वहाँ सब ऑनलाइन है सब चीज़ें, आप क्या स्ट्राइक चल रही हो कुछ चल रहा हो उससे क्या मतलब है? अपीयरेंस होगी, कोर्ट लगेगी, सारा काम होगा। और स्ट्राइक में एक चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि स्ट्राइक से आप लोग पब्लिकली तोड़फोड़ करना या चीज़ों को डैमेज करना, इससे स्ट्राइक का क्या मतलब है? आप प्रशासन की चीज़ें तोड़ रहे हैं, आप शासन की चीज़ें तोड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्ट्राइक की एक तरीका होना चाहिए और उस तरीके पे हम लोग को बाउंड होना चाहिए। और एक्चुअली ये अधिवक्ता लोग नहीं करते हैं, ये तोड़फोड़ का काम अधिवक्ता नहीं करता है। कुछ जो हमारे देश प्रदेश शहर में कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो लोग इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं और उसमें एलिगेशन अधिवक्ता के ऊपर आता है। सबसे पहले ये बताइए कि जैसे इलेक्शन में जैसे नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद आता है कि भैया आप किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो जिसको आपकी भाषा में मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हैं आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम जो मार्केट में है? जैसे मैंने अपने इलेक्शन में अधिवक्ता को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया कि देखिए अधिवक्ता महिला भी हो सकती हैं, महिला भी हैं, युवा अधिवक्ता भी है, एक अधिवक्ता के रूप में भी लोग हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी लोग हैं। जब 4 कैटेगरी के अधिवक्ता हैं तो चारों की सोच, डिमांड और वर्किंग अलग होगी। जो युवा अधिवक्ता होगा
वो अपने जीवन यापन करने के लिए पहले सोचेगा कि कैसे मैं जीवन यापन करना चालू करूंगा। तो युवा के लिए युवा अधिवक्ता वृत्ति योजना, युवा अधिवक्ता हॉल चैम्बर योजना युवाओं के लिए ला रहा हूँ। महिलाओं के लिए मातृत्व योजना इम्पोर्टेंट है। फिर अधिवक्ता महिला के लिए नवजात शिशु योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी महिलाओं को भी हमें आगे बढ़ाना है। एक जो नॉर्मल अधिवक्ता है जिसकी एज 50 to 55 में है, उसको वृत्ति से मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कहीं ना कहीं होना चाहिए। फिर वरिष्ठ अधिवक्ता को एक पेंशन चाहिए। अब उसकी अब एज हो जाएगी 70, वो कोर्ट आता रहेगा तो कैसे चलेगा? तो एटलीस्ट वो अपना घर रहेगा, उसको पेंशन मिलेगी, तो उसको दिक्कत समस्या भी नहीं होगी। वो लिमिटेड केस में अगर उसको आना होगा तो कहीं ना कहीं वो अपीयर हो सकता है, बाकी उसको रेगुलर वे में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बाबा, बहुत अच्छे आपके जो वेलफेयर स्कीम्स जो आप लाना चाह रहे हो वो अच्छी हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूँगा भाई, जो आपने जितनी भी सजेस्ट की हैं ये सब कॉस्ट इंटेंसिव है, बहुत पैसा चाहिए ये हर एक योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये पैसे का भार कौन उठाएगा? तो हमें मदद जो इनकी करनी है वो हम पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या ला सकते हैं उस पर दिमाग लगाएंगे। भारत सरकार से हम क्या योजना ला सकते हैं हम उस पर दिमाग लगाएंगे। बाकी बार काउंसिल में हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए नामांकन में जमा किया है, वो पैसे हमारे अधिवक्ता लोगों के लिए यूज़ करने के लिए है। तो हम उन पैसों को भी सही जगह सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करें, तो इन योजनाओं को हम कहीं ना कहीं उसमें देखेंगे लाने के लिए। सबसे पहले मैं ये युवा वालों से शुरू करते हैं। युवा के लिए आप, तो युवा के लिए आपने 2 चीज़ें बोली। एक बोला कि युवा के लिए स्टाइफंड हो एक रेगुलर अमाउंट, और एक दूसरा है कि उनको चैम्बर या फिर लॉबी में बेंच चेयर मिले। राइट। तो सबसे पहला बेंच चेयर के ऊपर अगर जाएँ तो जितना मुझे समझ में आया है कि ज़्यादातर कोर्ट जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, शहर के बीचों बीच है। तो क्या एक बड़ा हॉल और बाकी कुछ और चैम्बर्स या एक बड़े हॉल की बात करें तो क्या बड़ा हॉल बनाने की जगह है हमारे पास कि सारे जितने वकीलों के पास कुछ नहीं है उनको दे सकें? एक्चुअली 76 डिस्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी जगह पे तो डायरेक्ट लैंड है जहाँ पे चैम्बर्स बनने चाहिए, जो अभी तक चैम्बर नहीं बने। मैं कानपुर देहात से अपना इलेक्शन देखता हूँ, और कानपुर देहात में एक भी चैम्बर नहीं है, और वहाँ सिर्फ कोर्ट बनी है और लैंड पड़ी हुई है अधिवक्ताओं के लिए। आज उनको पड़े हुए लैंड को 12 साल हो गया, और 12 साल में चैम्बर तो छोड़िए, वहाँ मिट्टी नहीं पड़ी है। तो चैम्बर के लिए जगह है, लेकिन चैम्बर के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अदर चीज़ों के लिए ज़रूर है। भंडारे होंगे, भंडारे हो जाएंगे, सारी चीज़ हो जाएंगी, लेकिन जो ज़रूरत है उसकी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप चैम्बर नहीं बनवा सकते हैं, आप ऐसी योजना लाइए कि आप उसमें बताइए कि अधिवक्ता लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए जमा करिए, हम 1 साल में चैम्बर बना के देंगे। तो अधिवक्ता इतना पीछे नहीं है कि उसको पैसा जमा करने में दिक्कत हो। अधिवक्ता पैसा भी जमा कर सकता है, अधिवक्ता पैसा चैम्बर के लिए जमा कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ स्कीम बनाए कि हम चैम्बर लाएंगे और पहनाएंगे, तो ये सिर्फ एक जो जुमले वाली बात है या एक आदमी को स्ट्रेटजी में बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कानपुर कोर्ट, देहात के नहीं इस शहर के बात आ जाते हैं कि कानपुर कोर्ट, क्योंकि आपका मेन आपने वहीं पे सबसे ज़्यादा काम किया है और वहीं पे मेनली रहेंगे भी आप। क्या कानपुर कोर्ट में जगह है जहाँ पे एक बड़ा हॉल बनाया जा सके या फिर नई चैम्बर्स भी बनाए जा सके? हमारे कानपुर कोर्ट में काफ़ी जगह है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर एक हॉल, देखिए पहले के भी हॉल बने हुए हैं और उसमें ऑडिटोरियम भी है, तो उनके ऊपर भी स्पेस है, या जो ओल्ड चैम्बर बिल्डिंग है उनके ऊपर भी स्पेस है। भाई चैम्बर 2 मंजिल तक बने, अब अगर हम नए नीचे से पिलर लेके आएंगे और उस चैम्बर के ऊपर से स्लेब बनाएंगे, तो हम ऊपर लगभग 3 फ्लोर तक का चैम्बर और बना सकते हैं। तो चैम्बर के लिए उनकी व्यवस्था हो सकती है। और मैं चैम्बर की जगह मैं तो सिर्फ चाहता हूँ एक बड़ा हॉल जिसमें एसी लगा हो और टेबल चेयर हो, जिसमें एक कवर्ड हो, जिसमें 10 फाइलें एक जूनियर अधिवक्ता अपनी रख सकता है। उसके लिए वो जगह बहुत पर्याप्त है, क्योंकि जब बरसात होती है तो फाइलों का बहुत डर होता है, क्योंकि पेन से सारा पेपर वर्क होता है, तो पानी से पढ़ने से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है।
तो टेबल होगी जिसमें कवर्ड होगी, तो एटलीस्ट वो फाइल रख लेगा। और इतनी सिक्योरिटी सुविधा हमारे सभी बारों में रहती है कि कोई बाहरी व्यक्ति आके उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। प्रशासन लगा होता है, पुलिस का हमारे यहाँ बल लगा होता है, सीआईएसएफ का बल लगा हुआ होता है। परमानेंट 24/7 हमारी कोर्टें पुलिस के अधीन निगरानी में रहती हैं, तो कोई बाहरी आदमी आके उसमें कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी बात आपने बोली थी युवा में स्टाइपेंड की, तो पहली बात कितना स्टाइपेंड, कितने टाइम तक स्टाइपेंड? एक देखिए, मैं जो स्टाइपेंड की बात कर रहा हूँ, ये स्टाइपेंड उनके लिए नहीं है जो लोग ऑडी से कोर्ट आ रहे हैं। ये स्टाइपेंड उनके लिए है जो एक्चुअली में उस क्राइटेरिया में फुलफिल है। हम ईडब्ल्यूएस भी देखेंगे, हम एक उसका वेरिफिकेशन फॉर्म होगा कि जो हमारे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, हम उसको स्टाइपेंड देंगे। हम मेडिकल हेल्थ भी जो है वो 10 लाख तक का, 20 लाख तक का बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय मेदांता या अपोलो आप जाएंगे अपने इलाज के लिए, तो वहाँ एक आदमी का 10 लाख रुपए एक बाईपास सर्जरी में बहुत नॉमिनल एक्सपेंसेस है। और मुझे नहीं लगता है कि जो इनके पास सुविधाएं हैं वो आम अस्पतालों में है। तो एक अधिवक्ता इन्हीं बीमारियों से जूझता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट से चीज़ें रिलेटेड। तो जब इन चीज़ों में आ रहा, हार्ट अटैक की चीज़ों में आ रहा है, तो उसके लिए लगभग 10 लाख तक का मेडिकल हेल्थ अगर इंश्योरेंस होगा तो उसका एक अच्छा इलाज हो सकता है। और अभी कितना है? अभी आजकल तो शायद 5 लाख रुपए के आसपास है उसका क्राइटेरिया पे। मैं उसको 10-15 लाख रुपए ले जाना चाहता हूँ। और मेरा जो सोचना है कि मैं उसका वेरिफिकेशन बाद में करूँगा, पहले उसका पैसा उस अस्पताल में पहुँच के उसका इलाज हो। और देखिए, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वही हमारे यहाँ अपील करेगा। बाकी आप भी जानते हैं, जो सक्षम व्यक्ति है वो हमारे यहाँ अपील करने का टाइम वेस्ट ना करके अपना अस्पताल में जाके इलाज करवाएगा। ठीक और है। जिसको मजबूरी होगी वही हमारे यहाँ वेरिफिकेशन उसके यहाँ जल्दी से आके अपना वर्क ऑन करेगा। तो पहले हम अमाउंट को मैनेज करेंगे हॉस्पिटल के साथ, जिससे कि उसका इलाज तुरंत में ही तत्काल में करा जाए, और बाकी वेरिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये युवा वरिष्ठ सबके लिए आ गया, ये युवा भी तो ये बीमार हो सभी सकता के है। लिए है, जो ठीक है, मेडिकल हेल्थ है वो मैं सभी के लिए लाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारे काफ़ी युवा साथियों को भी इस समय मैं देख रहा हूँ हार्ट अटैक की दिक्कत। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, आज मेरे लगभग 15 से 20 दोस्तों की डेथ हो चुकी है, और सबकी डेथ का कारण हार्ट अटैक है और कोई कारण नहीं है। तो मेरे जब अपने 15 लोग जानने वाले मेरे कॉलेज से आज नहीं रहे, तो ये पॉलिसी में तो मैं सबको लाना चाहूँगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया सबके लिए है। हार्ट अटैक कोई उम्र देख के नहीं आता है। ठीक है बाबा, तो ये हो गया, हमने युवा कवर किया। दूसरा हम आते हैं जो आप महिला वकील के लिए करना चाहते हैं। तो पहला तो सबसे पहले ये बताइए कि महिला वकीलों की संख्या कितनी है रेशियो में, कि लाइक मेल वकील वर्सेस फीमेल वकील का रेशियो क्या है अभी? अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो देखूँ, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट परसेंटेज, अगर मैं 100% एडवोकेट को ले लूँ तो 0.89%, मतलब 1% भी महिला एडवोकेट नहीं होंगी मेल के बराबर। अच्छा, इतनी महिला कम है। तो बाबा यहाँ पे जो आपने महिलाओं के लिए, महिला वकील के लिए जो आपके मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, जी, उनके बारे में बताइए क्या क्या है। जैसे महिला अधिवक्ताओं के लिए जो मेरी चीज़ें हैं, वो महिला अधिवक्ता मातृत्व योजना है, महिला अधिवक्ता नवजात शिशु योजना है। अब इसमें जो मातृत्व और नवजात शिशु योजना है, जी, ये क्या है बाबा? बाबा एक्चुअली जैसे कि एक महिला अधिवक्ता होती है, जब वो मैटरनिटी प्रोसेस पे होती है, तो देखिए क्लाइंट वेट नहीं करेगा, क्लाइंट उससे चला जाएगा, दूसरा एडवोकेट कर लेगा, तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगी। अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपने बच्चे की और अपनी परवरिश कैसे कर पाएगी, और उसको सहारा भी चाहिए रहेगा। तो अगर उसको हम 9,000 रुपये तक प्रति माह 3 साल तक के लिए देंगे, तो वो अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश कर लेगी। अच्छा, पर मंथ 3 से 5,000 रुपये तक नवजात शिशु को देने के लिए, कि उस बच्चे का भी देखिए, आज के समय दूध भी ले लीजिए, चाहे वो मिल्क पाउडर ले लीजिए, चाहे वो आप उनके जो कपड़े हैं या कोई भी चीज़ें हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसकी कहीं कॉस्टिंग है ही। अच्छा, तो ये कितने सालों तक आप उसको ये नवजात 3 साल शिशु? तक हम लोग उसको करेंगे।
अच्छा, तो एक तरीके से जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई, आपने जो महिला वकील हैं, जी तो वहाँ पे आप लोगों ने 9,000 रुपये देना शुरू किया। जी फिर बच्चा हो गया है तो 9,000 तो आ ही रहे हैं, साथ में 3 से 5,000 जो आपने जी बोला वो ऐड हो जी जाएगा, तो जी 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 तकरीबन एक 13-14,000 रुपये का जी उनको मंथली पैसा मिल रहा है, जी जब तक कि बच्चा लगभग 2-3 साल का ना हो जाए। जी 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 ठीक है, तो फिर उससे बच्चे को भी फायदा है, माँ को भी फायदा है। और जैसे कि हमारे यहाँ जुडिशरी है, उसमें मैटरनिटी में छुट्टी है, सैलरी भी मिल रही है। एक तरफ आप हम लोग को बताते हैं कि अधिवक्ता एक कोर्ट ऑफिसर है, सिर्फ ऑफिसर लिखने से घर नहीं चलता, घर चलता है सोर्स ऑफ इनकम से। हम्म, तो हम उनको कुछ ऐसी आय देंगे कि वो 3 साल तक अपनी और अपने बच्चे की परवरिश एक अच्छे समांतर तरीके से कर सके। बाबा इसके सबसे आखिरी चरण पे आते हैं, जो हमने 4 डिवीजन रखे थे, जी वो था वरिष्ठ अधिवक्ता, जी जिसमें आपने बोला कि वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए आप पेंशन स्कीम और जी एक हेल्थ इंश्योरेंस, इन जी 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे जी हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डाउट आया था कि अब हम उस टाइम पे जी रहे हैं जहाँ पे सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म कर रही है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे 60 की उम्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रिटायर हो गए, और नॉर्मल आजकल 65, 70, 75, 80, 85 तक भी जीना थोड़ा इतना अनकॉमन नहीं है विद मेडिकल फैसिलिटीज़। जी तो 20-25 साल तक किसी को पेंशन देने से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा था, जिसके लिए उन्होंने बोला भैया इतना नहीं हो पाएगा। पहले का टाइम था कि यार 60 पे रिटायर होने, 65-70 उनका भी एंड टाइम होता था, उतना मैनेज हो जाता था, लेकिन 20-25-30 साल तक पेंशन देते रहना, कोई भी एक अमाउंट हो, ये बहुत हैवी है। अब तो जैसे मैं आपको एक कल का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कल मैं आगरा की कोर्ट में गया था। तो आगरा की कोर्ट में मैंने एक वकील साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो अपने चैम्बर पे बैठे हुए थे और उनको लेफ्ट से उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी। तो मेरे संग जो व्यक्ति थे उन्होंने मुझे मिलवाया था उनसे, वो भी शॉक्ड हो गए कि बाबूजी ये कैसे हो गया, मैं तो आपसे भी 10 दिन पहले मिला था, आप तो एकदम फिट थे, आप तो कोर्ट में बहुत अच्छा दौड़ते थे, सब करते थे। तो देखिए मैंने अभी बताया ना, बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी आधी बॉडी पैरालाइज कर जाएगी। वो पैरालाइज होने के बाद भी कोर्ट में अंदर थे, यानी कि अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। मैंने कहा बाबूजी अब आप जा नहीं पा रहे हैं तो कैसे? तो उन्होंने बताया कि मेरे 2-3 जूनियर हैं, जो वो लोग जाते हैं, वो लोग देख रहे हैं। तो यानी कि मतलब वो चाहते हैं कि 4 पैसे वो कमाएं, तभी वो पैरालाइज की हालत में भी कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में या आपके घर में या किसी के घर में कोई व्यक्ति पैरालाइज जैसी स्टेज पे हो और वो नौकरी कर रहा हो। हम लोग उस समय ये दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम उनको और कितना रेस्ट दे सकते हैं, कितना रिलीफ के लिए उनके हम मदद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बारों को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो आदमी असमर्थ है उसको हम कैसे खड़ा कर दें। हम अपने अधिवक्ता परिवार को बीच राह में कभी नहीं छोड़ सकते हैं कि आज आपकी हालत नहीं है आने की जाने की, तो हम आपको आज बीच राह में छोड़ के चले जाएं। हमें आपके सही लिए बात कुछ ना है। कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आपकी मदद कर सकें। नहीं ठीक है भाई, बस वो है कि एक पैसे को लेके इसमें थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे कि बार काउंसिल के पास भी पैसे हैं और गवर्नमेंट भी तो फंड कर सकती है, तो देखिए कुछ ना कुछ मिली जुली और कोर्ट थोड़ा और पैसा जनरेट कर सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ कोर्ट आप भी। ये समझिए कि जैसे कि एक बार काउंसिल है, एक जब मैं भी जब एडवोकेट बना था तो मैंने 18,000 रुपये बार काउंसिल को जमा किए थे एक रजिस्ट्रेशन के लिए अपने, अच्छा, और इनरोलमेंट के लिए, एनरोलमेंट राइट। के लिए, ठीक है। और एक फॉर्म आ रहा है, उसकी कीमत 1,000 रुपये है, किसी चीज़ की कीमत 2,000 रुपये है। तो ये सारा पैसा बार काउंसिल के पास जाता है, लेकिन हम अपने 18,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। हमने अभी 1,75,000 रुपये बार काउंसिल के नामांकन में दिए, हम अपना पैसा नहीं वापस मांग रहे, लेकिन ये पैसा यूटिलाइज कहाँ पे होगा? तो एटलीस्ट ये हमारा जो पैसा है, जो हम अधिवक्ता भाइयों ने अपने बार काउंसिल में जमा किया है, वो हमारे अधिवक्ता परिवार में ही तो हित में यूज होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर वो अधिवक्ता हित के लिए नहीं यूज होगा तो पैसा किसके लिए है?
वो पैसा मेरी समझ से सबसे पहली प्रायोरिटी में अधिवक्ता के लिए है, क्योंकि वो पैसा एक अधिवक्ता ने जमा किया है। शासन और प्रशासन के द्वारा हम क्या मदद ले सकते हैं, ये बात का विषय है। पहली मदद हमें अपने परिवार के लिए हमें अपनी ओर से करनी पड़ेगी। एक जज के लिए, एक आईएएस के लिए, एक पीसीएस के लिए चीज़ें हैं, तो क्या एक अधिवक्ता के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर वो 62 की एज के बाद वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ना चाहता है तो किसी ना किसी विभाग में उसको सिर्फ बैठने की व्यवस्था करी जाए, जो उसकी सैलरी हो 30,000 रुपये, 40,000 रुपये सैलरी हो, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक अधिवक्ता शायद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, क्योंकि एक अधिवक्ता ही समाज ऐसा है जो जीवन में शुरुआत से लेके अंत तक किताब से ही पढ़ाई करता रहता है। वो और डॉक्टर दोनों, वो उससे कभी हट ही नहीं सकता है। मतलब एक शायद जो लॉयर बनने के लिए जब सोचता है कि लॉ में पढ़ाई कम होती है, आदमी कहता है कि जब किसी को कुछ नहीं आता है तो वो वकील बन जाता है। वकील बन तो जाता है लेकिन उसको जीवन भर पढ़ना पड़ता है। अगर वो जीवन भर नहीं पढ़ेगा, वो किताबों से भाग ही नहीं सकता। उसके जीवन में किताब जिस दिन वो पढ़ाई को खत्म करने बाद लॉ की डिग्री के लिए चलता है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक नया जजमेंट आएगा वो भी उसको पढ़ना पड़ेगा, कोई नया लैंडमार्क जजमेंट आएगा उसको वो भी पढ़ना पड़ेगा, कोई डायरेक्शन आएगा उसको वो भी पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर जो है, शायद मेरे हिसाब से एक अधिवक्ता ही व्यक्ति जो है जो सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है कि कोई नया लॉ का अमेंडमेंट तो नहीं हुआ है, कोई क्राइम नया हुआ है तो उसमें क्या तथ्य आए हैं, कोई जांच हुई उसमें क्या चीज़ें हैं। तो लॉयर के लिए तो पढ़ना उसके जीवन भर के लिए है, जब तक उसकी सांसें और आँख खुली हुई है। नहीं सही बात है वहाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोगों ने मैनिफेस्टो समझ लिया आपका, हाँ, ठीक है, और थोड़ा पैसों का भी समझ लिया। अब नॉमिनेशन हो चुका है, आपने ये बता दिया कि आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने हैं। अब ये बताओ कि भाई पहली बात, कितना खर्चा आता है ये पूरे इलेक्शन को लड़ने में? तो एक व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करने के लिए पोस्टर करवाता है, बैनर करवाता है। तो आप एक ज़िले में ही देखिए, पोस्टर बैनर करवाने में आदमियों के 20-50 हज़ार रुपये चले जाते हैं। फिर 76 ज़िले हैं, तो सब जगह पोस्टर करवाना, बैनर करवाना। जैसे कि अब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जैसे कि 76 ज़िले हैं, आप कानपुर से निकले, अब आप आगरा में होटल लेके रुकेंगे, होटल लेके रुकेंगे तो होटल का भी एक्सपेंसेस है। आपके साथ 3 गाड़ी चल रही हैं, 4 गाड़ी चल रही हैं, आपके संग 20 लोग हैं, आप कहीं ना कहीं 3-4 कमरे लेंगे ही लेंगे, तभी वो सब भी सोएंगे आपके साथ, साथ में खाएंगे। जब आप साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो आपके एक्सपेंसेस अपने आप वेरी करते जाएंगे। आप कहीं पे 4 गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पे आप 10 गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पे आप 2 गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पे आप अकेले जा रहे हैं। डिपेंड करता है इस सिचुएशन पे। अगर मैं टीम को लेके एक साथ टहलने लगूंगा तो मैं 76 जिले कवर ही नहीं कर पाऊंगा। तो टीम वर्क है, मेरी टीम अलग अलग ज़िले में है। अब मैं जैसे कि गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद में मेरे 10 परिचित हैं, तो मेरे लिए कानपुर से 10 को ले जाने से अच्छा है कि मेरे जो 10 गाज़ियाबाद में हैं वो मेरे संग ऐसा टीम वर्क करेंगे गाज़ियाबाद में। जब मैं नोएडा जाऊंगा तो मेरे नोएडा में लोग होंगे, तो वहाँ के लोग मेरी मदद वहाँ पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं सभी जगह पे आएंगे। हाँ, चाहे आप मॉर्निंग जैसे ही उठेंगे, आप सवेरे के अगर 20 लोग के संग चाय भी पियेंगे तो 4 बिस्किट भी खाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो ये सब बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से एक्सपेंसेस हैं, बट महीनों चल रहे हैं वो तो, महीनों चल रहे हैं। और आदमी का देखिए, अगर हम रुकेंगे तो हम रुक जाएंगे, तो हमें चलते रहना है, और चलने के लिए हमें अपनों को साथ लेके चलना है। और हमारे अपने ऐसे होते हैं, अगर आप देखिए, एक होता है दोस्त और एक होता है परिवार। तो कुछ लोग दोस्त कमाते हैं, कुछ परिवार कमाते हैं। तो मैंने परिवार कमाया है, मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, और मेरे भाई मेरी ताकत है। और मेरे जितने भी भाई हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे भाई जैसे दोस्त मिले हुए हैं कि जिनको मैं दोस्त में नहीं लेता हूँ, मैं उनको अपने भाई में लेता हूँ, और वो भी मुझे भाई में लेते हैं। ठीक है। वह तो मैं मोटा मोटा मान लो कि करोड़ों लग जाना तो बड़ी आम बात है, क्योंकि इतना तो आपने इधर उधर का बताया। अब ये है कि सारे वकीलों को किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठा करना जी। कोई
एक सबके लिए एक लंच ही अगर आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है तो वो भी अपने आप में बड़े एक्सपेंसेस है, तो ये समझ रहा हूँ। अब बाबा, अब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, कानपुर तो चलो आपका गढ़ है, आप लोगों को जानते हो। लेट से आप पहुँचे एक डिस्ट्रिक्ट जैसे सहारनपुर जी। यहाँ से सहारनपुर आप पहुँच गए, अब करोगे क्या वहाँ पे? अब इसी की चीज, इस जो क्वेश्चन हमने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहीं पे मैं एक आगे के क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि थैंक्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, जिसने मुझे इतनी बड़ी कनेक्टिविटी दी कि आज मैं जो हूँ उसके पीछे यूपीएस का बहुत बड़ा रोल है। आज मैंने वहाँ पढ़ाई करी थी तो मेरे दोस्त नोएडा में भी है, आगरा में भी है, गाज़ियाबाद में, इलाहाबाद में है, लखनऊ में, रायबरेली में, सहारनपुर में, मेरठ में। इतने मेरे कनेक्शन हैं कि वहाँ पे मेरे को हर तरह के लोग मिले। ऐसा नहीं कि खाली मेरे लॉयरी दोस्त बने, मेरे बीटेक के भी दोस्त थे, मेरे बीबीए के भी दोस्त थे, मेरे एमबीए के दोस्त थे, मेरे लॉ के दोस्त थे, मेरे हर फील्ड में दोस्त हैं। ठीक है, तो जैसे सहारनपुर में हम कह लेते हैं कि आपके कुछ दोस्त ऑलरेडी हैं जो यूपीएस से आते हैं जी। अब आप सहारनपुर पहुँचे जी, क्या करेंगे? आज मैं युवा हूँ, आज मैं एकदम से करोड़ों रुपए तो नहीं लेके आ पाऊँगा, लेकिन मेरे यही दोस्तों का साथ है, जो इसको मैं परिवार बोल रहा हूँ कि मैं अगर सहारनपुर जा रहा हूँ तो सहारनपुर में मेरे रुकने का, रहने का, खाने का सब व्यवस्था मेरा जो परिवार है उन्होंने कर रखा है। और सहारनपुर में पहुँचा तो मुझे वर्ड टू वर्ड जो मुझे बताना है वो मुझे डोर स्टेप पे जाना होगा, हर चैम्बर पे डोर टू डोर जाके अपनी बात को उनसे साझा करना होगा, अपनी बात को उनको बताना होगा कि मैं बनने के बाद क्या करूँगा आप लोगों के लिए। जब तक मैं उनको बताऊंगा नहीं कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ तो वो वोट मुझे क्यों देंगे। और देखिए 333 लोगों में से 25 लोगों को छांटना खुद में बहुत बड़ा टास्क है भाई। एक व्यक्ति से आप जब तक रूबरू नहीं होंगे कि वो व्यक्ति की सोच कैसी है, वो आपको एडमायर कैसे करेगा, तो उसके लिए वो आपको पर्सनली जानेगा। जब वो आपको पर्सनली जानेगा तभी वो आपको वोट देगा। और जब उसको लगेगा कि हाँ आप कल को भविष्य बन सकते हैं तो वो आपको प्रथम वरीयता देगा कि भैया मेरा पहला जो वोट है वो पवित्र दुबे को जाएगा, क्योंकि पवित्र दुबे एक युवा सोच है। बिल्कुल। जो ये यूपी बार काउंसिल इलेक्शन है, इसमें वोटिंग का स्ट्रक्चर क्या है ये बताइए। इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, मतलब इसमें आप किसी भी 25 लोगों को वोट दे सकते हैं। मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि हर एक इंसान जो वोट करने जा रहा है उसको एक प्रिंटेड पर्चा मिलता होगा जिसमें फाइनल जितने लोग हैं, जो फाइनल जिन्होंने बैक डाउन नहीं किया है उनके नाम लिखे हुए होंगे। तो उनमें से वो 25 नामों पे टिक करेंगे। एंड आप प्रेफरेंशियल कह रहे हो तो नंबर वाइज टिक करेंगे, सीरियल वाइज होता है। हाँ, ये अल्फाबेटिकली चलता है। जो ए वाला होगा, जैसे हम लोग के कॉलेज स्कूल में अटेंडेंस में ए वाले की अटेंडेंस ऊपर है और जेड वाले की नीचे होगी, वैसे ही इसमें भी है। जो ए नाम से आएंगे उनके ऊपर से होंगे और फिर जो लास्ट में जाएंगे उनके लास्ट में नाम आ जाएंगे। अब जैसे मेरा नाम पवित्र है तो मेरा पी लेटर है, तो पी लेटर मेरा पवित्र 195 नंबर पे है। तो जब आप चौथे पांचवें पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 195 नंबर सीरियल नंबर लिखा है, उसका आगे नाम लिखा है पवित्र दुबे, एड्रेस लिखा है, उसका आगे एक ब्लैंक बॉक्स सा बना हुआ है। उस बॉक्स में आप नंबर लिखेंगे 1 से लेके 25। तो आप देख रहे हैं कि पवित्र दुबे एक नई सोच है, एक अच्छा युवा अधिवक्ता है, तो मेरे लिए इसकी प्रायोरिटी पहले नंबर पे है, तो मुझे वो फर्स्ट नंबर लिख देगा। तो यानी कि मैं उसके लिए प्रथम वरीयता पे आता हूँ इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे करके रहता है। हाँ, अब पहले से लेके वो 25 तक अपने हिसाब से लिख देगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये 25वां। अब इसके बाद अब इलेक्शन हो गया, सबने अपने अपने वोट दे दिए। अलग अलग जिलों में लॉ एंड रेगुलेशन के, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन उन्होंने इलेक्शन करवा दिए।
अब ये सारे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने मेरे को शुरुआत में बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सबको देख रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बार काउंसिल, यूपी बार काउंसिल का जो ऑफिस है वो सब देख रहा है, और इलेक्शन पूरा हाई कोर्ट देख रहा है। अच्छा इलेक्शन पूरा हाई कोर्ट देख रहा है। Yes. तो ये सारे के सारे जो बैलेट भरे गए हैं, ये जिनमें इलेक्शन ये पर्चियाँ डाली जाती हैं उनको बैलेट बोला जाता है, जी, राइट? जी, जी। तो ये सारे बैलेट हाई कोर्ट पहुंचेंगे ना? ये सारे बैलेट जो हैं ये हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बार काउंसिल पहुंचेंगे और इन सबको सील कर लिया जाएगा, फिर इनकी काउंटिंग चलेगी। इसकी काउंटिंग बहुत टाइम टेकन है, हाँ, कि 25 लोग देखने हैं हर एक इंसान के। तो लगभग इसकी मतलब ये मान लीजिए 3 से 4 महीने लग जाएंगे इसकी काउंटिंग के लिए। अच्छा, तो तो क्या प्रोसेस होगा काउंटिंग का? काउंटिंग का देखिए, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, तो पहले देखा जाएगा कि प्रथम वरीयता किसको मिला है। अब प्रथम वरीयता जैसे किसी को 50 ही मिले हैं तो वो रेस से बाहर हो जाएगा, और किसी को जैसे 3000 4000 प्रथम वरीयता मिली है तो वो रेस में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेस में कैसे आएंगे, यानी कि आपको कम से कम में 5 से 10,000 व्यक्ति जब ये मानेंगे कि हाँ आप उनकी आवाज़ बन सकते हैं, आप तभी वहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग में आएंगे। ठीक है, आप जब वहाँ पे आएंगे तभी आप रेस में आ पाएंगे। काउंटिंग में जो फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी जिनकी, उनको पहले अलग करके छाटेंगे। अच्छा अच्छा, सो एक का ही चलता रहेगा पहले फिर? एक का छाटेंगे कि एक प्रेफरेंस वाले कितने लोग हैं, कितनों को मिला है। ठीक है, अगर एक प्रथम वरीयता जिनको 3000 5000 मिले होंगे उनको पहले अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन जो है वो नीचे से चालू होता है। जैसे ही पहला राउंड खत्म होगा तो लगभग 200-250 लोग हट जाएंगे रेस से, फिर सेकंड वरीयता आएगी। अच्छा, इसका पूरा लिस्ट आउट होगा कि इतने लोग पहले आउट हो चुके हैं, ये रिजल्ट आ गया। हाँ, इतने लोग आउट हुए। अब सेकंड वरीयता, जैसे कि अब सेकंड वरीयता आई कि सेकंड वरीयता किसको किसको मिली। अब मान लिए किसी को 50 मिली थी प्रथम वरीयता, लेकिन सेकंड वरीयता उसको मिली है 200, तो वो तो आउट हो गया गेम से। हाँ, वो तो पहले ही आउट हो चुका है, 50 तो पे जो आउट हो गया। उसका सेकंड वरीयता है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगा नीचे वाले के लिए। अच्छा, जो थर्ड नंबर पे है वो अब सेकंड हो चुका है। सेकंड हो चुका, अगर वो हाँ। आउट हो गया तो वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड में आउट हो गया तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन नीचे से चालू होगा। अगर आप ऊपर आ गए हैं तो आप सेफ हैं, और सेफ होना उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा इलेक्शन है कि वो बहुत मुश्किल है और बहुत टेक्निकल है, स्ट्रेटेजिकली लड़ा जाता है, बहुत टेक्निकल इलेक्शन है ये। अब मेरे को ये भी समझ आ गया कि इलेक्शन कैसे हो रहा है। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं एंड बहुत बहुत बधाइयाँ पवित्र दुबे साहब, अब आप 25 मेंबर की टीम में आ गए हैं जी। इसके बाद क्या होगा? पहला स्टेप जो मेरा अपना मैंने सोचा है, सबसे पहला स्टेप 76 जिले के वॉशरूम का है, चाहे मुझे अपने घर से पैसा लगाना पड़े, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है जहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं। और एक अधिवक्ता जो 10 बजे जाएगा तो यार वो 2-3 बार वॉशरूम जाता है, तो मुझे लगता है सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी जो है वो वॉशरूम को लेके सबसे पहले, कि एक वॉशरूम जब साफ़ होगा तो हम लोग पहले अपने आप को साफ़ करें, सेट करें, फिर हम लाइब्रेरी पे भी आएंगे, और हम ई लाइब्रेरी पे भी आना चाहते हैं। और हमारा क्या है कि जैसे कि सबसे बड़ी एक कमी बार काउंसिल में क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो उनके पेपर नहीं भेज पाते हैं। और ये आज से नहीं है, मेरे सामने अपने जब से मैंने लॉ किया है मेरे सामने एक बार इलेक्शन हो चुका है, दूसरी बार इलेक्शन चल रहा है, और एक बार के सदस्य लोगों को मैंने देखा है। तो हम लोग की अब जैसे कि मैंने डिग्री ली और मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए लॉ की डिग्री के, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी डिग्री पड़ी ज़मीन पे। तो डिग्री ज़मीन पे पड़ी है और उस डिग्री की उनकी नज़रों में शायद वैल्यू 0 होती होगी। अगर वैल्यू उनकी नज़र में उसकी 100% होती तो वो कागज़ सबके घर पे पहुंचाते ना। वो 4-4 6-6 महीने हो जाते हैं मेरे पास। मैं आपको 10 मैसेज दिखा सकता हूँ जिनके पढ़े हुए हैं कि भैया 2 साल पहले दिया था EIB, मेरी आज तक डिग्री नहीं पहुंची है। तो बार काउंसिल अभी तक उनके पेपर क्यों नहीं पहुंचा रहा? बार काउंसिल अपने इलेक्शन के समय पे ही उनको क्यों COP कार्ड देना चाहता है? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है कि लास्ट में COP कार्ड देंगे तो वो उनके पक्के वोटर हो जाएंगे? ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है
कि आपने उनके वोटर आप कार्ड रखे रहे, आपने हर जिले के 20-20 100-100 कार्ड रख लिए और आप दे नहीं रहे, और जब इलेक्शन का समय आया तो आपने उन सबको फोन कर दिया कि बेटा मैं तुम्हें कार्ड भेज दे रहा हूँ, मेरे छोटे भाई मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ, मेरे बड़े भाई मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ। तो यानी आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि आप जब अपना कार्ड उनको भेजेंगे, उनके कार्ड उनके घर पे या उनको पर्सनल देंगे तो वो आपके पक्के वोट हो जाएंगे। सही। तो मैं इससे जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को कि आप अपना सीओपी कार्ड ये ना सोचिए कि मुझे इन्होंने दिया है या उन्होंने दिलवाया है। बड़ी मेहनत से कोई परिवार पैसा जोड़ के डिग्री बनवाता है, अपने बच्चे की पढ़ाई करवाता है, और वो डिग्री वहाँ फट के फेंक जाती है। वो बच्चा दर दर की ठोकर खाता है, 20 बार कॉलेज में दौड़ता है, ये एनओसी वो एनओसी करते करते उसका साल भर निकल जाता है और उसकी डिग्री मिलती है डुप्लीकेट। तो फिलहाल मतलब बार काउंसिल को ये चीज़ पे तो मैनेज करना ही चाहिए था, लेकिन अब हम जैसे युवा लोग पहुंचेंगे तो मेरा वादा है कि 15 दिन लगेगा और उनकी डिग्री और पेपर उनके पास पहुंचेंगे। तो मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ तो इस तरीके से होगा कि जैसे 25 में से हेड बनेगा, जैसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है वैसे ही काउंसिल का एक चेयरमैन बनेगा, उसके साथ एक वाइस चेयरमैन बन जाएगा। तो ये दो हो गए आपके एक तरीके से 25 लोगों के एक लीडर, फाइनल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी। अब जैसे आपने मुद्दा उठाया कि भैया मैं ये चाह रहा हूँ युवा को अपना एक टेबल कुर्सी तो दो, एक बड़ा हॉल बना के दो। तो फिर आप अगर सबको मेजोरिटी को मेरा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता होगा, बिल्कुल, तो उसमें से मेजोरिटी बोलेगी हाँ यार बात तो सही कह रहे हो आप, तो फिर आपसे कहा जाएगा कि ठीक है भैया अब तुम्हारी आपकी बात को हम समझ रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन कैसे होगा कि भाई पहले ये तो बताओ कि भाई वो जगह कौन सी है, कितना खर्चा उस पर आएगा, कितने वकीलों को आप बैठाने का वहाँ पे सोच रहे हो, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे बनाना है, उसका फंड आपने कहाँ से सोचा है, ये सब आपको बताना होगा। और मेरे को लग रहा है आप अकेले नहीं कर सकते, आपने कहा सब समझदार हैं, तो एक कमेटी बनेगी इसकी। यस, एक कमेटी बनेगी, उसमें से हम ही लोग फिर डिसाइड करते हैं कि कौन चेयरमैन होगा, कौन चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन कमेटी का। हाँ। अच्छा, तो आपने कमेटी बनाई, कमेटी बना के आपने वो चीज़ प्रेजेंट करी, ठीक है। कमेटी का एक लीडर होगा जिसके नेतृत्व में वो सब हुआ, वो प्रेजेंट करी और वो सब प्रेजेंट होगी चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को। वो अलग अलग पोस्टें हैं, उस हिसाब से जिसका जो उत्तराधिकारी होगा, जो जिसका अधिकार होगा, उसको वैसे ही करके उसको मैनेज किया जाएगा उसको। और उसके बाद फिर अगर सब एग्री कर गए, आप 25 लोगों में उस चीज़ को लेकर रजामंदी हो गई, सिग्नेचर हो गए, तो फिर उसके एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि उसके एग्जीक्यूशन में क्या क्या चाहिए। अगर फंड चाहिए तो आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचोगे। तो वाह यार, इससे मेरी समझ काफ़ी क्लियर हो गई है पूरी आपकी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एंड आप क्या अचीव करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो अब मेरे को ना रियल टाइम देखना था कि मेरे को कोर्ट का उतना अनुभव नहीं है, तो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ ट्रुथ बना, एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है मामला लीगल है के नाम से। जी जी जी। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, तो मैं उसमें रवि किशन जी का जो रोल है, वो जब इलेक्शन में उठते हैं, उससे काफ़ी कुछ समझ में आया कि लोकल कोर्ट में क्या हो रहा है, कैसे इंसान लड़ रहा है। और जब देख रहा था मैं, मामला लीगल है भी देख रहा था और ऑब्वियसली रिसर्च के लिए आपकी प्रोफाइल भी चेक कर रहा था, तो मैं देखा आपकी भी कुछ फ़ोटोज़ हैं रवि किशन जी के साथ। जी। तो ये क्या, जिस टाइम पे ये सीरीज़ बनी और जिस टाइम पे आपकी मुलाकात हुई, ये क्या सेम टाइम फ्रेम के आसपास की है? जी 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 जी। तो कुछ बताइए अनुभव एक तो रवि किशन जी से मिलने का रवि और किशन भैया इसका। से मेरे पुराने ताल्लुकात भी हैं, और भैया का जन्मदिन था तो मैं जन्मदिन पे भैया के घर पे ही गया था। तो घर पे बैठे हुए थे तो भैया ने बताया, मैंने उनसे ऐसे ही नॉर्मली पूछा, हमने भैया जैसे मूवी में दिखाया गया है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं भी इसी इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए उतरा हूँ, तो क्या भैया मुझे अलग करना चाहिए अपने लोगों के लिए। तो भैया ने मुझे एक चीज़ बताई थी उस दिन, बहुत अच्छी मुझे लगी, कि देखो अपने लोगों के लिए तो लोग खड़े होते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए जो लोग दिल से खड़े होते हैं वही खड़े होते हैं, बाकी दिमाग से जो खड़े होते हैं वो खड़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ समय के लिए खड़े होते हैं। तो अगर आप अधिवक्ता समाज के लिए खड़े होना, तो दिल से खड़े होना, परिवार समझ के खड़े होना, तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में सफलता मिलेगी। मैंने उनको देखा कि 3-3 4-4 फॉर्च्यूनर से भैया ने इलेक्शन किया अपना मूवीज़ में, तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को देखा है और उसको लेके आया कि ये भी एक ट्रेंड है कि आप अगर मार्केट में दिखना है आपको, तो थोड़ा आपको मजबूती भी दिखानी पड़ेगी।
मजबूती आप दिखाएंगे तो वो देखिए, ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में अधिवक्ता आपके संग कितना खड़ा है, पहली प्रेफरेंस यही है। लेकिन आपका जो एक तरीका है, आप अगर लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं अपने अंदर, तो सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडरशिप क्वालिटी तभी आती है जब आपने काफ़ी काम एज अ लीडर किए हों और देखा हो। बाबा ये रवि किशन वाली जो आपने बात बताई, मुझे को भी लगा कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन है उनका। द रीज़न बीइंग कि जब मैंने उनका मैनिफेस्टो जो उन्होंने इस मामला लीगल है में बोला है, उसमें जो मुद्दे हैं वो आपके भी मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि भाई इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि सीरीज वालों ने भी तो रिसर्च की है ऑब्वियस। और उन्होंने भी एक्चुअल पेन पॉइंट्स की बात की है। तो आई रियली लाइट कि भाई आपने उधर से भी जो लिया जा सकता है वो लिया। देखिए, मैंने बचपन से एक चीज़ सुनी है, समझी है। कुछ लोग का सोचना है कि हम लोग की जो लाइफ होती है वो मूवीज़ को देखने के बाद चलती है, बट मेरा नज़रिया एकदम डिफरेंट है। मूवीज़ जो हैं वो हम लोग की लाइफ को देख के चलती हैं। बिल्कुल। मूवीज जो बनती हैं वो हम लोग के कैरेक्टर पे बनती हैं, कि आप जब लाइफ में देखेंगे ऐसे से हुआ, उसके बाद मूवी बनती है। परसेप्शन पे बनना एक अलग चीज़ है कि अलग मूवी बना दी गई, वरना ज़्यादातर जो मूवी का लॉजिक है वो रियल लाइफ को देखने के बाद बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मामला लीगल है मूवी आई थी तो उन्होंने रियल लाइफ को देखा होगा, जो आपका क्वेश्चन था, उस लाइफ को देखा होगा, समझा होगा, उसके बाद ही उन्होंने उस जो मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, उसको कहीं ना कहीं पॉइंटों को लेके आए होंगे। तो हम लोग उसी पे कहीं ना कहीं वर्क ऑन कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन के लिए रवि किशन जी हमारे, सही में बहुत ही मैं उनको इंस्पिरेशन करता हूँ। एक वो हो गए हमारे कानपुर से अभिजीत सिंह सांगा विधायक जी हैं, और हमारे बड़े भाई हैं वो, और तेज तर्रार युवा विधायक हैं कानपुर से। तो ये सब लोग मेरे रोल मॉडल हैं कहीं ना कहीं, जिनको मैं देखता हूँ, समझता हूँ, इनसे काफ़ी चीज़ सीखा हूँ। बिल्कुल बाबा, आई एग्री भाई। जो आई थिंक जो मेरा पर्पस था इस पॉडकास्ट का, वो मेरे को लग रहा है मैंने अचीव कर लिया है। मेरा पर्पस ये था कि यार मैं समझूं कि हो क्या रहा है, कि पहली बात कि लॉ की दुनिया में क्या हो रहा है, इस इलेक्शन में क्या हो रहा है, बार काउंसिल क्या कर रही है, बार एसोसिएशन क्या कर रही है, मतलब एक पूरी रूपरेखा तैयार हो एक लॉयर की दुनिया की, जो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हुई और आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो पवित्र बाबा, out of one of many conversation that we are having, I would say out of many conversation, this is the first conversation that we are having together. तो बाबा कास्ट में आने के लिए और इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को लोगों से साझा करने के लिए, और अपनी बात जो मैं चाहता हूँ, मैं कल को बार काउंसिल का मेंबर बनूँ तो लोगों से कर सकूँ, और उनके लिए जो भी योजनाएं नीति होंगी करने के लिए, तो आपके चैनल के थ्रू और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे इतना सम्मान मिला, और नई चीज़, नई युवा को एक ऐसा फेस वैल्यू मिलने के लिए एक अच्छा चैनल है आपका, जिससे मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाबा ऑलवेज देयर फॉर यू। और बाबा, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट एडवोकेट पवित्र दुबे के साथ, जिसे करने में हमें मज़ा आया। उम्मीद है आपको सुनने में मज़ा आया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे दिन में 12 बजे एक नई पॉडकास्ट, नई कॉन्वर्सेशन और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।